अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले कमोडिटी मार्केट्स में उठापटक देखने को मिल रही है। कच्चा तेल लगातार फिसलता जा रहा है। इस हफ्ते क्रूड में 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं बेस मेटल्स की भी चमक फीकी पड़ी है। बात प्रेशियस मेटल्स की करें तो सोने चांदी पर भी हमने यहां पर कॉमेक्स में सोने को $1900 के नीचे फिसलते देखा। वहीं चांदी में भी काफी नीचे के लेवल्स पे कारोबार हो रहा है। ऐसे में आपको यूएस चुनाव को ध्यान में रखकर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आज हमने अपने खास शो कमोडिटी आउटलुक नॉन एग्री कमोडिटीज में इसी की चर्चा करेंगे। बात यहां पर कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि यहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और 4 महीने के लोज पर हमने कारोबार बनते हुए देखे हैं। वहीं बेस मेटल्स में गिरावट देखने को मिली और सोने चांदी के लिए भी ये हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। मुनाफा वसूली यहां पर भी रही। सिर्फ एक जगह जहां पर बढ़त थी वो था यूएस डॉलर। जापानीज येन में हमने सेफ हेवन खरीदारी आते हुए देखी। काफी हद तक बाकी के जो ग्लोबल एसेट्स हैं, चाहे वो इक्विटीज था या करेंसीज था, ये हफ्ता मुनाफा वसूली वाला ही रहा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक तरफ और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते नंबर्स जो हैं यूएस और यूरोप में, उसकी वजह से भी यहां पर बाजार में दबाव रहा। क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए, क्या भाव आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं? अगला हफ्ता यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे यहां पर स्ट्रैटेजीज बनाएं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील खटके और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे अब कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने बाजार में देखी है, एक नीजर्क रिएक्शन जैसा नजर आता है, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि इतने ज्यादा नंबर्स हम यूरोप और यूएस में देखेंगे। एक बार फिर यहां पर लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस आती हुई नजर आएंगी। क्लियरली उसका असर प्राइसेस में है, लेकिन अगला हफ्ता अब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का भी है, तो कैसे रहे स्ट्रैटेजीज? सबसे पहले जो आपने मेन पॉइंट कहा यूएस इलेक्शन आई, तो वो एक सबसे बड़ा इवेंट है और इसके चलते हुए बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी। जहाँ तक बात है फंडामेंटल्स की, तो कच्चे तेल के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है फिलहाल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यूएस और यूरोप, तो यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, यूरोप इज द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये दो इकोनॉमीज में अगर फिर से लॉकडाउन की बात चालू है, यूएस में नहीं है बट डेफिनेटली यूरोप में है, और यूएस में भी केसेस yesterday marked the all-time high number of cases found of coronavirus. So fear है कि इलेक्शन के बाद फिर से वहाँ पे भी लॉकडाउन आ सकता है। अगर ऐसा आता है that is very bearish for crude oil. So crude oil में मेरी राय में 2720, 2730 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में फिर से आपको 2650, 40 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 2765 का रखना चाहिए। ओवरऑल उछाले पे अभी फिलहाल टाइम बीइंग के लिए ऑयल में बेच के काम करना चाहिए। गिरावट के आसार अभी और भी यहां पर है और अगले हफ्ते और भी यहां पर मंदी देखने को मिल सकती है, तो बिकवाली की राय यहां पर है। सुनील, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार यहां पर काफी हद तक बटा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर वापस आते हैं तो कच्चे तेल में शायद हम एक सर्ज वापस आता हुआ देखेंगे, लेकिन अगर जो बाइडेन आते हैं तो उनका झुकाव यहां पर काफी हद तक रिन्यूएबल्स की तरफ है। उनका स्टैंड चाइना के साथ कैसा है उस पर भी बाजार की नजर है। ईरान के साथ वो क्या बातचीत करेंगे, तो वो सब चीजें देखते हुए कच्चे तेल में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। आप किस तरफ और कैसे नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे? आई थिंक 5 महीने के लोअर रेट पे हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, और अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो इवन वीकली इन्वेंट्रीज में 4.32 मिलियन बैरल का सरप्लस हमने देखने को मिला, और इवन हम देखते हैं कि गैसोलीन इन्वेंट्रीज भी रिकॉर्ड हाई स्तर पे है। और अगर हम ओपेक नेशंस का देखते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सप्लाई कट्स को थोड़ा ईज आउट किया हुआ है, और जैसे कुणाल ने भी बताया जो कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं उसके चलते मुझे लगता है कि इसका डिमांड जो है एक अनसर्टन लेवल पे ही रहेगा, तो प्राइसेस जो हैं थोड़े प्रेशर में रहेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बियरिश व्यू नहीं रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस डिस्काउंट कर चुकी हैं जो फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं। बट जैसे आपने बताया यूएस इलेक्शंस एक मेजर इवेंट है, और अगर इसमें जो बाइडेन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लिबरल रहेगा स्टांस, और अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा डोमेस्टिक सपोर्ट के तौर पे हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा रिकवरी देखने को मिले। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल फंडामेंटल्स ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे थोड़ा दबाव बना रहेगा, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2330, 2730 या 2750 के रेंज में आता है क्रूड ऑयल, तो मुझे लगता है बेचना चाहिए। 2780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 2600 से लेके 2660 तक का एक टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते तक।
यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर उम्मीद यही है कि भाव गिरते हुए नजर आएंगे। तपन, आप कैसे देखते हैं? आपके कच्चे तेल के लिए क्या फंडामेंटल्स हैं जो आप देखना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कहां पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है? जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो पहले तो यूएस इलेक्शन का जो फोकस है उसके बात करें तो अगर ट्रंप वापस आते हैं गवर्नमेंट एज ए प्रेसिडेंट, तो मुझे लग रहा है कि पॉलिसी रिलेटेड कुछ स्पेकुलेशन होगा तो जिससे कुछ उछाल आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉड फंडामेंटल्स है वो अभी भी वीक है, तो उसका प्रेशर बना रहेगा। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी में कंटिन्यू करना चाहूंगा जो बाकी सब एक्सपर्ट हैं उनके साथ, और मुझे लग रहा है कि जो इकोनॉमी रिकवरी की जो तरफ से जो डिमांड आनी चाहिए वो उतनी नहीं आई है क्रूड ऑयल में। दूसरा, जो ओवर सप्लाई का भी कंसर्न है कि यूएस का भी ऑयल प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, प्लस ओपेक प्लस नेशंस भी जनवरी से जो ऑयल आउटपुट कोटा है उसको ईज करने का बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड का प्रेशर रहेगा कंटिन्यू ऑयल प्राइस में जब तक फुल डिमांड रिकवरी प्राइस में नहीं आती। तो 2800 के लेवल से क्रूड ऑयल में मैं सेल करना चाहूंगा। टारगेट रहेगा 2620 का, और स्टॉप लॉस 2920 का मेंटेन रख के क्रूड ऑयल में सेल किया जा सकता है। बिकवाली की राय तो आप सभी ने यहाँ पर कच्चे तेल में दी है, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं। लेकिन कुणाल, जब अप्रैल में कच्चा तेल गिरना शुरू हुआ था तो किसी को नहीं लगा था कि एक दिन में हम पॉजिटिव से यहाँ पर इतने बड़े नेगेटिव की तरफ कारोबार करते हुए नजर आएंगे, और वहां से काफी हद तक जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी निकल नहीं पाए हैं। काफी भारी नुकसान उस तरफ देखने पड़े थे। इस वक्त ऑफकोर्स सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, इवन एज कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कई कंट्रीज में स्पेशली एशिया में हमने लॉकडाउन ईज होते हुए देखे हैं, और उस समय सऊदी अरेबिया और रशिया का झगड़ा भी चल रहा था, जो इस वक्त वो सीन नहीं है। काफी हद तक ओपेक और एलाइज यहां पर अभी साझेदारी में हैं, तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। लेकिन थोड़े से लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा अनसर्टनिटी है, तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पर कच्चे तेल के लिए नीचे में क्या रह सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर यूएस में लॉकडाउन आ जाता है तो $30 तक के लेवल्स WTI दिखा सकता है, बट विदाउट यूएस लॉकडाउन मुझे लग रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो $33-32 उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि एक चीज़, जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रेड कर रहे हैं दैट इज़ WTI कॉन्ट्रैक्ट, और यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन 12.9 मिलियन बैरल से घट के अभी फिलहाल 10.7 मिलियन बैरल चल रहा है। सो ऑलरेडी 2 मिलियन बैरल ऑयल का यूएस में प्रोडक्शन डाउन है। सो मुझे बहुत, अगर यूएस में फिर से लॉकडाउन अनाउंस नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है। और आई थिंक इवन ये जो यूरोप में लॉकडाउन है दैट इज़ फॉर 1 मंथ, आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू रिव्यू। सो मेरा व्यू ऐसा है कि पहले जो हुआ था ऑयल में अप्रैल मंथ में, ऐसा कुछ होने का चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ओपेक का भी 7 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन चेक कट चल रहा है। सो टोटल जो 25 मिलियन बैरल का डिमांड लॉस हुआ था अप्रैल में, उसमें से तकरीबन 10 मिलियन बैरल का डिमांड वापस आ गई है मार्केट में, और प्रोडक्शन यूएस ओपेक का मिलके अभी भी 5 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन आउट है। सो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। यानी मंदी देखने को मिल सकती है। नियर टर्म टारगेट्स भी यहाँ पर नीचे के ही हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन वॉलेटिलिटी पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत सारी खबरें हैं। सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का है, तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाय द वे, कच्चे तेल में तो यहाँ पर गिरावट रही, हीटिंग ऑयल में भी हमने गिरावट देखी, गैसोलीन में भी गिरावट देखी, लेकिन सुनील, नेचुरल गैस क्लियरली इस पूरे पैक को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। 22 महीने के हाईज पर कारोबार, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हो? मुझे लगता है कि अभी विंटर सीजन है यूएस में, नवंबर में, तो ऑब्वियसली कूलिंग ज्यादा, मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहने की आशंका है। तो घर को गर्म करने के लिए नेचुरल गैस का कंजम्पशन बाय डिफॉल्ट इस दौरान बढ़ता ही है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा उछाल जरूर देखने को मिल सकता है। अगर हम देखते हैं तो इवन जो इस हफ्ते का इन्वेंट्री है नेचुरल गैस का, वो भी एक्सपेक्टेड से कम आया है, तो वहां पे भी थोड़ा प्राइसेस में सपोर्ट हमें देखने को मिला है नेचुरल गैस में। और एक्चुअली जो हरिकेन्स का सीजन है उस वजह से भी थोड़ा वार्मर देन नॉर्मल वेदर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक डिप जरूर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 240 के रेंज में एक बार प्राइस अभी हमें देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट की तरफ हम देख सकते हैं। तो 240 के रेंज में बाई करें, 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और मुझे लगता है 255 तक का प्राइस जो है हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। खरीदारी की राय यहां पर जारी है। नेचुरल गैस में नए हाइज बनते हुए नजर आएंगे आपको अगले हफ्ते में। तपन, आप अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे रखेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए अगले हफ्ते के लिए?
जी, ओवरऑल एनर्जी की तो मैंने जैसे क्रूड में बात की तो सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है नेचुरल गैस के लिए बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल विंटर सीजन डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी। प्लस पावर प्लांट्स में जो यूसेज है नेचुरल गैस का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसका भी एक इफेक्ट आएगा और इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो भी धीरे धीरे गिरते हैं। तो ओवरऑल नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें तो नेचुरल गैस बाइंग रेंज में रहना चाहिए। 244 का से रेंज से वहां पे बाय करना चाहिए, 239 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट जो है वो ऊपर में 252 का रख के नेचुरल गैस में बाय किया जा सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल के लिए मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। खरीदारी की राय यहां पर नेचुरल गैस में बरकरार है। ऊपरी स्तर आपको अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल में ध्यान रहे, वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी और यहां पर आपको रैलीज पर या अपटिक्स पर बिकवाली करके या मुनाफा वसूली करके ही कारोबार करना है। तो ये स्ट्रैटेजी है, आउटलुक है एनर्जी पैक के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का असर बाकी एसेट क्लासेस पर भी पड़ने वाला है। तो मेटल्स पर और सोने चांदी पर आपका क्या आउटलुक है, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। बात अब करेंगे यहां पर बेस मेटल्स की, जहां पर भी ये एक एसेट क्लास है जो बाइडेन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, क्योंकि बाजार को लगता है कि जो बाइडेन यहां पर चाइना के साथ बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बहुत बड़ा एक स्टिमुलस देते हुए नजर आएंगे। और तीसरी चीज ये कि रिन्यूएबल्स में जब तक हम बात करते हैं मेटल्स की, तो काफी हद तक कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, बाजार को लगता है कि इन मेटल्स की मांग यहां पर बढ़ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या रिन्यूएबल्स या ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो यहां पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सुनील, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तो इट्स ऑल अप इन द एयर कि कौन यहां पर अगला प्रेसिडेंट होगा, लेकिन बाजार ने अपनी कैलकुलेशंस ऑलरेडी यहां पर करनी शुरू कर दी हैं और डिप्स पे हमने मेटल्स में खरीदारी हमेशा लौटते हुए देखी है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते की क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ है, लेकिन यहां से अब अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? पैक को जो स्टिमुलस पैकेज पे जो होप था उसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला था, बट क्योंकि अभी 2-3 ही दिन बचे हैं तो वो होप्स जो हैं डिमिनिश हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे प्रेशर हमने बनते हुए देखा है। तो अभी कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट मल्टीपल ईयर हाई पे ट्रेड हो रहा था, तो अभी एक 10 रुपया डोमेस्टिक मार्केट में कम लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। बट आने वाले समय में अगर हम ब्रॉडर फंडामेंटल स्केल पे देखते हैं, तो अगर हम स्पेसिफिकली कॉपर की बात करते हैं तो इस साल का जो प्रेडिक्शन है वो 52,000 टन तक का डेफिसिट में क्लोज हो सकते हैं, जो कि पहले का प्रेडिक्शन था कि तकरीबन 2.8 लाख टन सरप्लस में रहेगा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर का एक शॉर्टफॉल रहेगा, जिसका सपोर्ट जो है कॉपर की प्राइसेस को देखने को मिलेगा। और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो पोल्स थोड़ा जो यूएस के जो इलेक्शन पोल्स हैं वो थोड़ा जो बाइडेन की तरफ ज्यादा फेवर दिखा रही हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट जो है हमें लगता है कि बेस मेटल पैक पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बाकी आई थिंक अदर देन दैट चाइनीज डेटा तो अभी भी सपोर्टिव है, और आने वाले समय में अगर इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं डिले हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी थोड़ा बहुत अनसर्टनिटी हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में, जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा वीक हो सकता है, जिसका फायदा सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह अभी भी बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी ज्यादातर बेस मेटल पे। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो 527 के रेंज में एक अच्छा बाइंग लेवल देखा जा सकता है, 522 का स्टॉप लॉस लगा के 538 तक का टारगेट लेके चलें। अगर हम निकल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 1140 1150 के रेंज में एक अच्छा एंट्री लेवल है, 1130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और मुझे लगता है फिर से 1180 1190 तक का रेट देखने को मिल सकता है। चलिए, खरीदारी की राय यहां पर बरकरार है, चाहे वो कॉपर हो या निकल, और निकल में स्पेशली जिस तरह की हमने कंसर्न्स प्रोडक्शन को लेके देखी हैं, स्मेल्टिंग को लेके देखी हैं फिलीपींस में और एशिया कॉप में, तो उसका भी असर यहां पर निकल में देखने को मिला है। कुणाल, आप क्या फंडामेंटल्स वॉच करेंगे, और अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी लेनी हो बेस मेटल्स में अगले हफ्ते के लिए तो वो कहां होगी? बेस मेटल के फंडामेंटल जो भी बेस मेटल ड्राइव करता है वो चाइना ड्राइव करता है। 52% ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम चाइना, और चाइना में जो डेटा है बहुत ही अच्छे निकल के आया है। सो यूएस इलेक्शन की वॉलेटिलिटी में आपको कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इसमें और देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स तेजी के है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि कॉपर आपको कहीं भी 522 520 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो आप अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट कर सकते हैं 533 के स्टॉप के साथ, और पर 520 के आसपास आप फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगा 520-21 के टारगेट्स के लिए। और कुणाल, आपको लगता है कहीं और खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंक में और निकल में हमने इस हफ्ते निचले स्तरों पर खरीदारी लौटते हुए देखी थी, क्या ये बरकरार रहेगा?
जी निकल बहुत ही बुलिश न्यूज़ आने के बावजूद 50 रुपीज़ गिरा है क्योंकि यूरोप में प्रॉब्लम चालू हो गया है। सो निकल की जो 70% डिमांड आती है दैट इज़ फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, और जो स्टेनलेस स्टील की बड़ी मिल्स है दैट आर बेसिकली लोकेटेड इन यूरोप। सो इवन दो फंडामेंटल तेजी है निकल के, फिर भी वो नीचे आ गया है। सो मुझे निकल एक ऐसा मेटल लग रहा है जिसमें आप कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं। अराउंड 1135 1130 के आसपास आप निकल में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 1118 1115 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, फिर से निकल के प्राइजेस बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। सो ये जो पैनिक सेलिंग हमने देखा लास्ट 2 दिन में निकल में, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड इसमें नहीं आएगी। तो निकल में निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन कॉपर में पिछले हफ्ते के 28 महीने के हाईज बनने के बाद हमने करीब करीब 4% की मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। तो यहां पर थोड़ी सी अनसर्टनिटी जारी रह सकती है। तपन, आप कैसे देखते हैं और आपका यहां पर फेवरेट मेटल फॉर ट्रेड कौन सा रहेगा? जी बेस में तपन, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। आप कौन से मेटल में यहां पर ट्रेड लेना चाहेंगे? नहीं तपन, आपकी वॉल्यूम हमारे पास अभी भी यहां पर नहीं पहुंच रही है। आपके पास यहां पर फिर से आना चाहेंगे, लेकिन मेटल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं और क्लियरली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक चीज है, डॉलर में मेटल्स को डिनोमिनेट किया जाता है वो दूसरी चीज है। और डॉलर में हमने 1 महीने के हाईज यहां पर कल बनते हुए देखे थे, उसका असर कुछ बहुत यहां देखने को मिला। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, कोविड की वजह से कैसी मांग रहेगी यूरोप और यूएस की तरफ से, प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है, माइनिंग और स्मेल्टिंग के नंबर्स कैसे निकल के आते हैं। तो अगर आप मेटल्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर काफी कुछ देखने के लिए है। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको स्ट्रैटेजीज बना के दी है, ऊपरी स्तर और नीचे के सपोर्ट लेवल्स भी, तो उसके बीच में आपको यहां पर कारोबार करना है। बात अब यहां पर करेंगे प्रेशियस मेटल्स की, जहां पर हमने इस हफ्ते मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। 1900 के स्तर यहां पर सोने ने तोड़े हैं और चांदी ने उससे भी बड़ी यहां पर मुनाफा वसूली आपको दिखाई है। तो क्लियरली जो सेफ हेवन खरीदारी हम यूजली सोने चांदी में आता हुआ देखते हैं, उसका फायदा इस सेक्टर को नहीं हुआ। तपन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले मेटल्स के बारे में आपकी क्या राय है, और फिर आप हमें प्रेशियस मेटल्स के बारे में भी बताइए। जी मनीषा जी, बेस मेटल्स की अगर बात करें तो चाइना की तरफ से जो रिकवरी आई है और जो डिमांड इंप्रूव हुआ है तो उसका अच्छा सपोर्ट हमको मिला है, स्पेशली कॉपर, निकल और जिंक में। तो उसके कारण फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग है, बिकॉज चाइना की तरफ से डेटा जो आ रहा है वो भी स्ट्रांग आ रहा है। प्लस कॉपर में जो चिली की तरफ से सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो है तो उसका भी एक सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल की बात करें यूएस इलेक्शन को फोकस में रख के और करंट सिनेरियो को ध्यान में रख के, तो यूरोप की तरफ से जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस इन्फेक्शन का जो डर है और लॉकडाउन शुरू है तो उसका एक प्रेशर बढ़ा है प्राइसेस पे। और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए, बिकॉज जो डॉलर है वो काफी डोमिनेट कर रहा है करंट मार्केट को। और मुझे लग रहा है कॉपर में सेल करके काम करना चाहिए, 532 के अराउंड सेल करना चाहिए, टारगेट डाउन साइड 523 का मेंटेन करे, स्टॉप लॉस जो है वो 537 का रख के कॉपर में सेल किया जाता है। दूसरी एक सेलिंग राय में देना चाहूंगा निकल में, नो डाउट इंडोनेशिया की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग न्यूज थे सप्लाई कट के, तो उसका इफेक्ट नहीं आया उतना क्योंकि यूरोप में लॉकडाउन शुरू हो गए, तो उसका प्रेशर फिर भी निकल में है। और मुझे लग रहा है ये करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। 1130 का टारगेट डाउन साइड है निकल में, तो 1155 के लेवल से निकल में सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 1170 का मेंटेन करके 1130 के टारगेट से निकल में सेल किया जा सकता है। बात करें प्रेशियस मेटल्स की तो नो डाउट पिछले काफी हफ्तों से प्राइसेस काफी रेंज बाउंड है। जो यूएस की तरफ से स्टिमुलस की जो डिले हो रही है और जो टॉप प्रोग्रेस जो है वो स्टॉल हो गई है, तो उसका एक काफी वोलेटाइल मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि डॉलर की ऊपर डिपेंडेंट है पूरा, और उसके कारण मिलियन में जो है वो काफी फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है। तो 1940 के ऊपर जो कॉमिक्स में गोल्ड प्राइस है वो सस्टेन करने में नाकाम रहे हैं और वहीं से सेलिंग हमको देखने को मिली है। और यूएस इलेक्शन की अगर बात करें तो उसके कारण भी ये जो है काफी रेंज में मूवमेंट हमको देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मेरा राय रही है कि गोल्ड में सेल ऑन राइज का व्यू रखे, 50,800 का लेवल है वहां से सेल किया जा सकता है, डाउन साइड टारगेट 50,100 का रहेगा, और जो स्टॉप लॉस जो है वो 51,200 का मेंटेन करके गोल्ड में सेल किया जा सकता है। सिल्वर में नो डाउट 20 मिनट का सपोर्ट रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में लगातार हमको सेलिंग देखने को मिली है और जो $25 का जो लेवल है वो उसके नीचे वापस से प्राइस में ट्रेड हो रहा है। तो सिल्वर में भी सेल ऑन राइज का व्यू रखे, 61,500 का लेवल से उसमें सेल किया जा सकता है, डाउन साइड टारगेट 58,000 का रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 63,000 के ऊपर का मेंटेन करके सिल्वर में सेल किया जा सकता है।
चलिए, बिकवाली की राय यहाँ पर सोने चांदी में और बेस मेटल्स में भी है, यानी कि खरीदारी फिलहाल यहाँ पर नहीं बनती हुई दिखती है। सुनील, आप कैसे देखते हैं और सोने चांदी में क्या यहाँ पर खरीदारी की राय है? क्योंकि ज्वेलरी हाउसेज में फिजिकल खरीदारी भारतीय बाजारों में जरूर तेज पकड़ी है, फिजिकल मार्केट्स में, क्योंकि फेस्टिवल्स और यहाँ पर शादियां लौटी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो क्यूज हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। मुझे लगता है कि सिलेक्टेड सेंट्रल बैंक्स जो है आफ्टर अ डेकेड फर्स्ट टाइम नेट सेल में आ गई हैं। स्पेशली जो कंट्रीज गोल्ड प्रोड्यूस करती थी वहां के सेंट्रल बैंक्स में ये हायर प्राइसेस के रेंज में थोड़ा बहुत अपने बैलेंस शीट को सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत बिकवाली की है। उसके वजह से भी थोड़ा प्राइसेस पे प्रेशर पड़ा है। बट अदरवाइज हम ब्रॉडर फंडामेंटल्स देखते हैं तो जो यूएस इलेक्शंस को लेके जो अनसर्टनिटी है, और इवन अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट है अगर वो डिले हो जाता है 3 तारीख के बाद भी, अगर 3 या 4 दिन डिले हो जाता है तो सिविल अनरेस्ट होने के चांसेस है, जिसकी वजह से डॉलर वीक हो सकता है और उसका फायदा जो है सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस को बाय ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी अभी भी सूटेबल करता है, क्योंकि करंटली जिस हिसाब से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स का अकोमोडेटिव स्टांस है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन भी 2% के ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हफ्ता 10 दिन की भी बात करें तो मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी है गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो 50,300 या 50,400 के लेवल पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है गोल्ड में। 50,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और 51,300 तक का लेवल जो है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म सोने और चांदी में अभी भी निवेश के लिए बेहतर है, अगले 12-18 महीनों के लिए खरीदारी से बने रहें, ऐसा ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है। लेकिन नियर टर्म्स में सोने ने यहां पर बहुत ज्यादा उठापटक दिखाई है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, रेंज में दायरे में कारोबार रहेगा और आप डिप्स पे बाइंग करेंगे या आप टिक्स पे बिकवाली करके क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे अगले हफ्ते के लिए? हमने गोल्ड और सिल्वर में फॉल देखा है, दैट इज नथिंग टू डू विद एनी फंडामेंटल्स। ये जो सेंट्रल बैंक ने भी जो गोल्ड बेचा है, दैट इज नथिंग। द साइज ऑफ द, हर साल सेंट्रल बैंक 500 टन गोल्ड बाय करते हैं और उसमें 10-15 टन गोल्ड बेच दिया, दैट इज बेसिकली नथिंग। ये जो फॉल है गोल्ड और सिल्वर में, दैट इज ओवरऑल रिस्क ऑफ, ये जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है वर्ल्ड में लास्ट 3-4 दिनों से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन यूरोप। सो इसके कारण हर असेट क्लास में थोड़ा बहुत हमको प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर नो डिफरेंट। The moment this subsides, the trend is definitely up. जब भी गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं उसमें आप बाइंग ही कीजिए। मैं डिप पे बाय करना ही पसंद करूंगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज इवनिंग को ही मार्केट में एक अपसाइड अपटिक आना चाहिए। ये $1874 गोल्ड और ये 1350 सिल्वर के डॉलर्स पे लेवल सस्टेनेबल नहीं लग रहा है कॉमिक्स पे। ये इमीडिएटली आई थिंक एक दो दिन में ही शूट अप हो जाएगा। तो खरीदारी करके सोने और चांदी में कारोबार करना है। अगर आपने खरीदारी की हुई है तो होल्ड करिए और अगर नहीं की है तो इन निचले स्तरों का आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। तो क्लियरली कमोडिटी आउटलुक में आज ये निकल के आया है कि कच्चे तेल में बिकवाली करके चलें, नेचुरल गैस में खरीदारी की पोजीशंस बनाएं, बेस मेटल्स में थोड़ा सा मिक्स क्यूज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर है, लेकिन कॉपर निकल आपके रडार पे यहाँ पर रहने चाहिए और सोने चांदी में बाइंग की पोजीशंस बरकरार रहनी चाहिए। इसी के साथ सुनील जी, तपन एंड कुणाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, कमोडिटी आउटलुक पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि अगले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान क्या एक्सपेक्ट करें, कैसे प्राइसेस रह सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।